हेलो नीट 2026 एस्पिरेंट। तो कैसे हो यार आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इस बात से उभर नहीं पाए होंगे कि आपका जो 3 मई वाला नीट का एग्ज़ाम था वो अब कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ से आपके दो रास्ते खुलते हैं। या तो आप पूरे ही तरीके से सब कुछ छोड़ दो और मेहनत ना करो और फिर आप किसी लो कॉलेज में जाओगे। और यहाँ से अगर आप थोड़ा भी अगर पॉजिटिव्स अगर ढूंढ लो, अगर कोई कमी रह गई थी पिछले प्रिपरेशन में, अगर उसे आप इम्प्रूव कर लो इस बार के एग्ज़ामिनेशन में, तो आप एक बेटर कॉलेज में जाने की क्षमता रखते हो। तो उसी तौर पे मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का रिवीजन। ठीक है, हम कंप्लीट थ्योरी देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। ठीक है, और इसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। मैं वो भी आप लोगों को कराने वाला हूँ इसी चैनल पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर रहिएगा चैनल पे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने लेक्चर को। तो पहली चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो एक सवाल सबके मन में आता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। हमें क्यों करने पड़ रहे हैं क्लासीफाई एलिमेंट को। तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। It is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compound individually। यानी कि 118 एलिमेंट को बहुत मुश्किल होगा अगर हमें इंडिविजुअली केमिस्ट्री को, उसके प्रॉपर्टी को, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करने जाएं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा। टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट है वो सर्च किए कि एक सिस्टमेटिक वे क्या हो सकता है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, तो उन्होंने हमारा जो पीरियोडिक चैप्टर है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने अपने पीरियोडिक टेबल दिए। ठीक है, बाद में देखेंगे कि किसका पीरियोडिक टेबल आज तक चलते आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो भाई साहब आए थे उसका नाम था डुवार्नियर ट्रायड्स। इन्होंने क्या दिया था, एक ट्रायड्स दिया था। ही नोटेड अ सिमिलैरिटी he noted similarity among the physical and chemical property of several group of 3 element। उन्होंने 3 एलिमेंट पे ये चीज़ नोट किया था और उसको जो 3 एलिमेंट को उन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया था। ठीक है, ट्राइड्स का नाम दिया था। He noticed that the middle element of each triad, जो जो हमारा 3 ग्रुप का एलिमेंट था, उसका जो मिडिल एलिमेंट है had an atomic weight is average of atomic weight of other two। यानी कि जो बीच वाले का जो एटॉमिक वेट था वो दोनों साइड वाले के एवरेज के बराबर था। Also the property of middle element were in between those of other। और जो प्रॉपर्टी थी वो भी मिडिल एलिमेंट की मैच कर रही थी, मतलब उसके बीच में आ रही थी दोनों एलिमेंट जो आपके फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट थे। ठीक है, फिर लॉ ऑफ ट्राइड्स, अब क्या हुआ, लॉ ऑफ ट्राइड्स सीम्ड टू वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब सभी साइंटिस्ट ने अपना अपना कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था, तो सबका कोई लॉ फेल हो गया होगा किसी वजह से, वो प्रोडक्ट टेबल बंद करना पड़ा और फिर आपका इवोल्यूशन होता गया। तो उनका जो ये लॉ ऑफ ट्राइड्स था वो बहुत फ्यू एलिमेंट्स तक ही वैलिड था। इट वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस, और इसको कोइंसिडेंस का नाम देके इसको, इस प्रोडक्ट टेबल को डिसमिस्ड कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपके डुवार्नियर ट्राइड्स।
और इन्होंने ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतने एलिमेंट के लिए वैलिड था। अगर आप इसको ऐड भी करें तो 39 और 7 कितना होता है 46, और उसका अगर आधा करें तो 23 के बराबर आ जा रहा है। यानी कि जो 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 उन्होंने बोला था कि एटॉमिक वेट ऑफ जो आपका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है कि इफ x, y and z are the elements follow Duvalier triads, then atomic weight of y is equal to atomic weight of x plus atomic weight of z by 2। तो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो आपको एग्जाम्पल ही आपको ये आपका एग्जाम्पल ही पूछ लिया जाएगा जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, या वो कोई भी हाइब्रिड क्वेश्चन बना के यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारे दूसरे जो साइंटिस्ट थे वो आए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ही अरेंज्ड the elements in increasing order of their atomic weight. He noted that every eighth element had properties similar to the first element. उन्होंने यह देखा, सबसे पहले उन्होंने अरेंज किया हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। और उन्होंने ये नोटिस किया कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो है उसका जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सीम्ड टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड का जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड रहा। तो क्या यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है? बिल्कुल। वो आपको ऑप्शन दे देंगे कि किस एलिमेंट तक हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वैलिड था, तो आपको कौन से ऑप्शन टिक करने हैं जहाँ पे कैल्शियम होंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से भी आ सकते हैं, आपको बस अपनी थ्योरी पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आगे है मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ माइन्यूट सा गलती की और इन्हीं को लेके जो आपके हेनरी मोजेले थे वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट कर दिए। इन्होंने क्या गलती करी थी? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। बस यहाँ पे उन्होंने गलती करी और यहाँ पे आपके हेनरी मोजेले भाई साहब ने ये चीज़ पकड़ के आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट कर दिया। इन्होंने बस एटॉमिक वेट्स को कंसीडर किया था, जबकि जब जब हम लोग पढ़ते हैं तो माना जाता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल है एज कम्पेयर टू एटॉमिक वेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that the element with similar property occupied the same vertical column or groups, ठीक है, समझ गए। जो आपके सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होंगे उसको सेम वर्टिकल कॉलम या उसको ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, he ignored the order of atomic weights thinking that atomic weight measurement might be incorrect। उन्होंने ये सोचा कि एटॉमिक वेट जो मेजरमेंट है वो गलत भी हो सकता है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। और यहीं से उनकी गलती का पता चला, यानी कि यहीं पे उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी और आपके जो हेनरी मोजेले थे वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किए एंड प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक ये बात आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि हमारा पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से इन्वेंट हो रहा है, कौन कौन से साइंटिस्ट जो है वो हमारे कंट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, और ये इनका बहुत ही अच्छा पॉइंट था और इन्हीं पॉइंट के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
He left the gap under aluminium and a gap under silicon and called these element as इका aluminium and इका silicon. उन्होंने दो गैप छोड़ दिए एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, ठीक है, और उस एलिमेंट का नाम क्या दे दिया, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन. जब वो एलिमेंट सचमुच प्रेडिक्ट हुआ, तो क्या हुआ, क्या फाउंड हुआ, जो आपका इका एल्यूमिनियम जो प्रिडिक्ट किया गया था वो क्या निकला हमारा, गैलियम. और जो इका सिलिकॉन जो आपका प्रिडिक्ट किया गया था मेंडलीव के द्वारा, वो आपका जर्मेनियम निकला. क्या ये सवाल यहाँ से बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल. इका एल्यूमिनियम जो है मेंडलीव ने जो इन्वेंट किया वो कौन से एलिमेंट को रिप्लेस किया? तो आपका आंसर क्या होगा, गैलियम. सिमिलरली इका सिलिकॉन किस एलिमेंट को रिप्लेस किया, जर्मेनियम. ठीक है. और वो जो प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किए थे कि वो जो इका एल्यूमिनियम होगा जो आएगा, अभी आया नहीं है, उसका जो एटॉमिक वेट है वो 68 होगा. तो बिल्कुल गैलियम का जो आपका एटॉमिक वेट है वो 70 के बराबर, यानी कि बहुत ही पास है. उन्होंने डेंसिटी को 5.9 प्रिडिक्ट किया था और यहाँ पे जो फाउंड हुआ बाद में वो 5.94, यानी कि बहुत ही करीब. ठीक है. और इसी प्रकार से आप मेल्टिंग पॉइंट, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ क्लोराइड देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच कर रहा है. ठीक है. तो ये उनकी बहुत ही अच्छी इन्वेंशन थी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब यहाँ से हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो हेनरी मोजेले एब्जॉर्ब्ड रेगुलरिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा of the elements, a plot of root V where V is frequency of X-ray emitted against atomic number Z gives a straight line and not the plot of root V versus atomic mass. जहाँ पे आपके मेंडली भाई साहब थोड़ी सी मिस्टेक कर गए थे कि उन्होंने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास को ले लिया था. वहाँ पे आपके हेनरी मोजेले साहब ने बोला कि जो आपको उन्होंने रूट वी वर्सेस एटॉमिक नंबर जेड का जो ग्राफ बनाया था वो स्ट्रेट लाइन आया. ठीक है. एटॉमिक नंबर के साथ, ना कि एटॉमिक मास के साथ. आपका एक सवाल ऐसे भी बनाया जा सकता है एग्जाम में कि वो बोलेंगे कि जो हेनरी मोजेले है वो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था आपका क्या, v टू दी पावर 1/n. ठीक है. v टू दी पावर 1/n वर्सेस एटॉमिक नंबर z. तो आप n का वैल्यू बता दीजिए और ये आपका स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो आपको n का वैल्यू बताना होगा. तो आप लोग जानते थे कि जो रूट v है वो क्या होता है, v की पावर 1/2. तो यहाँ से क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी. तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो रही होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. He therefore showed that atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. तब उन्होंने ये पता किया कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑफ एन एलिमेंट देन एटॉमिक मास. ठीक है. और यहाँ से वो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाए. ठीक है. एटॉमिक नंबर लेके. ठीक है. मास लेके नहीं, एटॉमिक नंबर को लेके. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. अब यहाँ से बात होगी सिर्फ एटॉमिक नंबर की, ना कि एटॉमिक मास. ठीक है. इससे पिछले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनाया था. और जो आपके हेनरी मोजेले भाई साहब थे वो एटॉमिक नंबर को मोर फंडामेंटल बताए थे एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये था कुछ इस प्रकार से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखता था. ठीक है. आप एनसीईआरटी में भी ये एग्जैक्ट फिगर देख सकते हैं. आगे बढ़ें. नेक्स्ट है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. यानी कि 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को हम नोमेनक्लेचर कैसे करें.
The IUPAC has made recommendation that until a new element discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature is be derived directly from the atomic number of the following using numerical roots 0 and number 1 to 9. उन्होंने बोला कि जब तक कोई एलिमेंट डिस्कवरी प्रूव्ड नहीं हो जाती है तब तक हम लोग क्या करेंगे कि एक जो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड हम लोग बनाएंगे, ठीक है, 0 1 to 9 लेके डिजिट का न्यूमेरिकल रूट्स, ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो आइए उन्होंने क्या दिया वर्ड रूट, उन्होंने बोला अगर डिजिट अगर 0 है हमारा, अगर डिजिट हमारा 0 है तो उसका जो नेम होगा वो क्या होगा, नील, ठीक है, और उसको एब्रीविएशन किसके किया जाता है, तो स्मॉल लेटर एन से, ठीक है। अगर वहीं पे 1 है तो अन और एब्रीविएशन यू से, अगर 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो इन। तो ये तो आपको पता ही होगा, 3 4 5 को ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट बोलते हैं। बस याद करना है आपको, 0 का नील, 1 का अन और 9 का इन, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे है हमारा कुछ जो आपका एटॉमिक नंबर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखिए थे 101 को हम लोग कैसे नेम करेंगे। 1 का क्या होता है, अन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अन। 0 का क्या होता है, नील, यानी यहाँ कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नील, और फिर 1 है यानी कि अन, यानी कि अन नील अन, और लास्ट में हम लोग IUM जोड़ देते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आपका, अन नील अन यम, ठीक है। अब जैसे 102 है तो 1 का कितना होता है, अन, 0 का नील और 2 का बाय, यानी कि अन नील बायम, ठीक है। इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, UNB, इसका 101 का UNU, और इसी प्रकार से आप सारे एलिमेंट को देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन पीरियड, ठीक है। द पीरियड indicates the value of n for the outermost और वैलेंस सेल, ठीक है। जो हमारा n की जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमारा क्या बताता है, पीरियड नंबर, कि वो किस पीरियड नंबर का, यानी कि अगर n इक्वल टू कोई 2 बोले तो पीरियड नंबर क्या होगा, 2, ठीक है। अब है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो एलिमेंट इन सेम वर्टिकल कॉलम, elements in same vertical column or groups have similar valence shell electronic configuration and the same number of electron in outer orbital and similar property, ठीक है। तो अब आप लोग जानते होंगे जो आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है उसका जो कन्फिग्रेशन क्या होता है आपका 1s2 1s, ठीक है, ns1 एंड क्या होगा लास्ट में क्या आएगा आपका ns1, ठीक है। ग्रुप 1 का जो होगा आपका एलिमेंट, यानी कि वो सेम वर्टिकल कॉलम में आएगा और उसका जो कन्फिग्रेशन होगा आउटर मोस्ट सेल का वो कितना होगा ns1, ठीक है, यानी कि उस सबका सिमिलर होगा, ठीक है। बस इतना बताना चाहता है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है हमारा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनाए जा सकते हैं। पहला है मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, मरकरी इज एन एक्सेप्शन, गैलियम एंड सीजियम हैव ऑल्सो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब जनरली मेटल तो क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन आपके जो एक्सेप्शन है यहाँ पे वही इम्पोर्टेंट है, ये जो मरकरी है हमारा वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और सिमिलरली हमारा जो गैलियम और सीजियम है उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स,
दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल जो होते हैं उसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब है आपके नॉन मेटल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं आर यूजुअली सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट यहाँ पे जो आपका एक्सेप्शन है वो इम्पोर्टेंट है, बोरोन एंड कार्बन। बोरोन तो आपका एक्सट्रीमली हार्ड्स होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन लैटिस के चलते। ठीक है, अब है आपका मेटलॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम्पल आएंगे। मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स आर एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कौन दिखाता है? मेटलॉइड। और इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका, ऐसे आप याद रख सकते हैं, आज सबसे तेजी और पोलोनियम और एस्टिटीन। ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएंगे निमोनिक्स से, आज सबसे तेजी, और आप इसको कुछ ऐड कर सकते हैं PONAT को के रूप में। ठीक है, तो ये आपके 7 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट जो आपके प्रोडक्ट टेबल के हैं वो क्या है? आपके मेटलॉइड्स। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम्पल इस बार आ सकते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे हमारा ट्रेंड्स ऑन पीरियोडिक टेबल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड्स जो हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेटल्स कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जो आपके मेटलिक कैरेक्टर है उसका जो ये है प्रॉपर्टी वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपका लेफ्ट एंड है और ये आपका राइट एंड है। अगर यहाँ से यहाँ कोई अगर मूव करे, अगर यहाँ से यहाँ कोई मूव करे तो जो आपका नॉन मेटलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ से यहाँ अगर हम लोग मूव करें तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला जो आपका ट्रेंड है वो है आपका एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि अगर हम लेफ्ट से राइट अगर मूव करें तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होगा? अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो लिथियम का, उसके बाद किसका होगा? बेरिलियम का, एंड सो ऑन। आपके NCERT में भी गिवन है, यहाँ पे मैं आपको टेबल भी दिखाने वाला हूँ। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। जो आपके एटॉमिक रेडियस है वो टॉप टू बॉटम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ये आपके टेबल रहे NCERT के। यहाँ पे देख लीजिए, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये आपके पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा किसका है? आपका लिथियम का, उससे ज़्यादा किसका है? उससे कम किसका है? बेरिलियम का, उससे कम किसका है? बोरोन का, उससे कम किसका है? कार्बन का, उससे कम किसका है? नाइट्रोजन का, एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सिमिलर वे में। ठीक है, और ये आपके पीरियड 3 के एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये जो आपके एटॉमिक रेडियस है वो आपको क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं इस मैनर में। ठीक है, इस मैनर में आपके डिक्रीज कर रहे हैं। आगे बढ़ें। ये है आपका एटॉमिक रेडिया इन आपका ग्रुप्स में। तो ये आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है,
ये आपका लिथियम का 152, उससे उससे ज़्यादा किसका होगा, सोडियम का 186, देन पोटासियम का 231, देन रोबेडियम का 244, देन सीजियम का 262। यानी कि ये क्या कर रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिमिलर मैनर में आपके ग्रुप 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ये आपके इंक्रीज करेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और है हमारा आयोनिक रेडियस, ये भी आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। तो सबसे पहले समझते हैं, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन इन कैटायन, वेयर एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड टू फॉर्म एन आयन। यानी कि अगर मैं किसी एटम से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा तो क्या बनाएगा, एक्स पॉजिटिव। ठीक है, एक्स पॉजिटिव। और ये क्या करता है, कैटायन की फॉर्मेशन करता है। अगर वही एक्स में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ तो क्या बनाएगा, एक्स माइनस, और यही एनायन कहलाता है। तो यही बात ये कह रहा है कि अगर मैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लूँ तो वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है। अगर अगर वही एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूँ तो वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। A cation is smaller than its parent's atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains same। ठीक है, कैटायन का जो आपका ये होता है आयोनिक रेडियस, वो आपके पेरेंट्स एटम से कम होते हैं। यानी कि अगर ये आपका x है और ये आपका x पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पे आपको अगर आयोनिक रेडियस अगर कंपेयर करने हैं तो किसके ज़्यादा होंगे, x के ज़्यादा होंगे। ठीक है, समझ गए बात, समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। आगे है आपका the size of an ion is larger than the parent's atom because the addition of one more electron would result in increased repulsion among the electron and decrease in effective nuclear charge। यानी कि अगर आपको कहीं x और x माइनस का अगर आपका आयोनिक रेडियस कंपेयर करने के लिए बोले तो अब किसका ज़्यादा होगा, सर, तो एनायन का ज़्यादा होगा। यानी कि x माइनस का ज़्यादा होगा आपका आयनिक रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि एज मच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। यानी कि जितना ज़्यादा किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे वो उसका आयनिक रेडियस उतना ही स्मॉलर होगा। एंड एज मच नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम लार्जर इज द आयनिक रेडियस। यानी कि जितना ज़्यादा अगर मैं x माइनस अगर मैं x इन्फिनिटी कर दूं प्लस इन्फिनिटी तो इसका जो आयनिक रेडियस होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं x माइनस 7 अगर मैं पूछूं और अगर x माइनस 6 है तो किसका ज़्यादा होगा आपका आयनिक रेडियस, x माइनस 7 वाले का। यानी कि जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, उसका जो आपका आयनिक रेडियस है उतना ज़्यादा होगा। ठीक है सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ें। अब है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और इस पर भी बराबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपका आशंका है कि इस पे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। और एग्जाम्पल ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको तो आप रट ही लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है ये आपके एग्जाम्पल्स भी। क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसको हम लोग बोलते हैं, ये एटम्स या एना आयन विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यानी कि अगर किसी एटम में और आयन में अगर सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, तो आपके ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है और आपके 2 नेगेटिव की वजह से 10 हो गए।
सिमिलरली फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक एडिशन 10 हो गए, इसका भी 10, इसका भी 10। सोडियम 11 होते हैं लेकिन प्लस चार्ज है तो एक कम करेंगे यानी कि इसका भी 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 होते हैं तो 2 कम करेंगे तो इसका भी 10 हो जाएगा, यानी कि जो चारों जो पेयर है वो क्या है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में कोई प्रॉपर्टी अगर पूछी जाती है तो आपकी है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी। It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom X in its ground state। यानी कि अगर मैं X गैस में से X पॉजिटिव अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी या देनी पड़ेगी वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया है सर, आगे बढ़ें। और आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं तो किलोजूल मोल इनवर्स में। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि एनर्जी हमेशा हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को एक एटम से निकालने के लिए। अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया यानी कि हम एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि वो क्या हो गया आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो उसका क्या होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, अगर मैं यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन अगर निकालूंगा, अगर मैं x2 प्लस बनाता हूँ, ये ऑलरेडी +1 में है, यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन और खींच रहा हूँ तो इसका जो मैं E1 ले लेता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी E1, अगर मैं इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर मैं E2 ले लेता हूँ तो जो आपका E1 E2 में जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, जो E1 होगा वो हमेशा छोटा होगा E2 से। ठीक है, समझ गए मेरी बात, आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, ट्रेंड्स है, बहुत इम्पोर्टेंट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेज एज वी गो अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप्स। यानी कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट अगर मैं मूव करूं पीरियोडिक टेबल में तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर मैं वहीं टॉप टू बॉटम मूव करूं इन पीरियोडिक टेबल तो आपकी जो जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात हमने क्या बोली है, जनरली शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि आप समझ सकते हैं अगर किसी चीज़ में अगर जनरली आ जाए केमिस्ट्री में, यानी क्या समझ सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, और मैं एक्सेप्शन आपको बता देता हूँ। Too abnormally has been seen that the first ionization enthalpy of boron is slightly less than beryllium and first ionization enthalpy of oxygen जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है स्लाइटली लेस देन नाइट्रोजन। यानी कि आपका जो घपला हो रहा है वो किस में हो रहा है, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 15 में, ग्रुप नंबर 16 में। यानी कि ये 4 ग्रुप में क्या हो रहा है, हमारा घपला हो रहा है, यानी कि रिवर्स हो जा रहा है। कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं लिखूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियड 2 के लिए अगर मैं बात किया जाए तो लिथियम से ज़्यादा किसका होगा, आइडियली लिथियम से ज़्यादा किसका होना चाहिए, बेरिलियम का। यानी कि लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे अगर मैं 2 13 को अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि 13 का एलिमेंट पहले आएगा, यानी कि बोरोन पहले आएगा। अब उसके बाद क्या कौन सा एलिमेंट आएगा आपका, बेरिलियम।
ठीक है, अच्छा है। फिर आएगा आपका कार्बन, ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट। फिर यहाँ पर आपको एब नॉर्मली दिखेगी कि ऑक्सीजन जो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए ये नाइट्रोजन से, ये पीछे आ जाता है नाइट्रोजन से, और उसके बाद आपके फ्लोरीन आ जाते हैं। क्लियर? अगर मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम्पल आप गेस करिए कितनी बार आया होगा आपके एग्जामिनेशन में, मोर देन मेरे ख्याल से 20 टाइम्स से ये एग्जाम्पल रिपीट हो चुके हैं एज इट इज़। ये तो आपके पीरियड 2 के एलिमेंट हैं, ऐसे ही पीरियड 3 के एलिमेंट होते हैं, पीरियड 4 के एलिमेंट रहते हैं, वो भी रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वो भी चलते हैं। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें आपकी। अब क्या है हमारा, अब है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, उसी का भाई। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द एज with which an atom adds an electron to form an ion। बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता, कौन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है खुशी खुशी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। पढ़ते हैं आगे। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी ईदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। यानी कि ये एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। यानी कि हमें एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, ये बात बोली जा रही है पॉइंट नंबर 1 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फॉर एनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज निगेटिव। यानी कि फॉर मेनी एलिमेंट्स, जो आपके बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जो आपके एनर्जी होते हैं वो रिलीज होते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो एलिमेंट्स हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकॉज दे कैन attain stable noble gas configuration by picking up an electron। ठीक है, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके किसमें, ग्रुप 17 के एलिमेंट में। ठीक है, और वो एक एलिमेंट लेके क्या करते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, बाय पिकिंग 1 इलेक्ट्रॉन। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो भी सेम पाथ चूज करता है जैसे आपके आयनाइजेशन इंथैल्पी करते हैं, बस इसमें एक्सेप्शन नहीं होते हैं, वो ग्रुप नंबर 2, 13, 15, 16 वाले ऐसे नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जो आपको याद करने पड़ेंगे वो है आपके, इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप ग्रुप 16 का याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, जेईई मेन में भी रिपीट हुआ है, नीट में भी रिपीट हुआ है, और ग्रुप 17। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा ग्रुप 18 या फिर ग्रुप 0 को भी याद रखें। मुझे लग रहा है कि इस बार इसमें क्वेश्चन आने वाला है। क्या होता है इसमें कि जो आपका जनरली क्या होगा, अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो आपका जो EGE है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। यानी कि सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, आपका हीलियम का। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप 0 में। लेकिन हो क्या जाता है कि जो आपका हीलियम का है वो सबसे कम हो जाता है EGE वैल्यू। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, नियोन का। ठीक है, और आर्गन इज इक्वल टू क्रिप्टॉन एंड देन जेनॉन, फिर रेडॉन एंड देन हीलियम। यानी कि हमारा जो हीलियम है
जो फर्स्ट में आना चाहिए था वो अब लास्ट में चला जाएगा, यानी कि ये वेरी आपका इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रुप 17 में, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है नेगेटिव? क्लोरीन का, देन फ्लोरीन, देन आपका ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन, एंड देन एस्टेटीन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे। देन है आपका ग्रुप 16, सबसे ज़्यादा होगा आपका सल्फर, देन आपका सेलेरियम, फिर आपका टेल्यूरियम, फिर आपका पोलिनियम, देन आएगा आपका ऑक्सीजन। यानी कि ये जो आपका ग्रुप 16 है वो सेम ग्रुप 0 की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट में चला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्या है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी एक आपका ट्रेंड्स है, तो ये पढ़ते हैं। A qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity। यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। फ्लोरीन, the element considered to have the greatest ability to extract electron। यानी कि जो आपका फ्लोरीन है, जो आपका फ्लोरीन है वो आपको ग्रेटेस्ट एबिलिटी रखता है आपका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में। ठीक है, समझ गए बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एंड डिक्रीज टॉप टू बॉटम। ये जो आपके 3 प्रॉपर्टी हमने बताए हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या करता है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव करता हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो क्या करता है? इंक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम बॉटम क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपके समरी है ऑल प्रॉपर्टी का, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, इधर देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहला है आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है आपका? जो हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूँ तो क्या होगा? आपका ईजी बढ़ेगा। सिमिलरली आपका क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन है आपका एटॉमिक रेडियस, जो आपका डिक्रीज करता है अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से ये सारा टेबल, और इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं कि विच ट्रेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन से ट्रेंड आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये आपका कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। जो आपकी लिथियम की जो होती है वो 1 होती है, देन हम लोग 1.5 इंक्रीज करेंगे, तो ठीक है, तो किसका आएगा? बेरिलियम का। देन 0.5 और इंक्रीज करेंगे तो किसका आएगा? बोरोन का। फिर 0.5 ऐड करेंगे तो किसका आएगा? कार्बन का। देन 0.5 फिर ऐड करेंगे तो किसका आएगा? 3 नाइट्रोजन का। फिर 3.5 किसका है? ऑक्सीजन का। एंड 4 किसका है? फ्लोरीन का। ये बात समझ गए? देन आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, वो है आपका ये। ठीक है, आप इसको नहीं भूलिएगा किसी भी हालत में, ग्रुप 17 को। फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आपके पीरियोडिक टेबल के, उसका कितना होता है? 4। क्लोरीन का कितना होता है? 3, एंड ब्रोमीन का 2.8, एंड देन आपका आयोडीन एंड एस्टेटीन। अब बात करें कि ग्रुप 13 एलिमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके, जहाँ से क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहला है कि जो बोरोन का कितना होता है आपका? 2। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 1.5, यानी कि 0.5 कम हो गया। अब गैलियम, इंडियम और थैलियम के लिए 0.1 इंक्रीज करिए, यानी कि बोरोन का क्या हुआ? 2, देन आपका 0.5 कम किया, यानी कि 1.5। किसका आ गया? आपका एल्यूमिनियम का।
देन 0.1 इंक्रीज करिए, किसका आ गया आपका 1.6, किसका आ गया गैलियम का। फिर 0.1 इंक्रीज की, किसका आ गया आपका इंडियम का 1.7, एंड देन आपका 1.8 किसका होता है थैलियम का। आपसे स्टेटमेंट में बोल सकता है कि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप 13 एलिमेंट का वो लीनियरली डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना, लीनियरली डिक्रीज कर रही है आपकी टॉप टू बॉटम। तो आप बोलेंगे ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, 2 से तो 1.5 हो गया, लेकिन 1.5 से तो इंक्रीज कर रहा है 1.6, 1.7, 1.8 इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। अब आपका एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सबसे पहला बात है कि जो एनामोलस बिहेवियर है वो एट्रीब्यूट किया गया कि स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के लिए, यानी कि स्मॉल साइज होना चाहिए एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पीरियड 2 का एलिमेंट है वो आपका जो आपका ऑक्टेट है वो कभी एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। जो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, एक्सपेंड नहीं करते हैं अपना ऑक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके माने जाते हैं क्योंकि आप आजकल के एग्जाम में बहुत सारे देखे जाते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड, सबसे पहला आपका एसिडिक ऑक्साइड Cl2O7 इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आपका बेसिक ऑक्साइड Na2O। तीसरा है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड CONO N2O। चौथा है आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड Al2O3 AH2O3 Cr2O3। और एक और ट्रिक्स है, आप जहाँ से एम्फोटरिक ऑक्साइड को याद कर सकते हैं, वह जनाबे अली गए पंजाब एंड सिंध। जिंक, ठीक है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ठीक है, पंजाब यानी कि लेड और सिंध यानी कि टीन, ठीक है। इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे वो एम्फोटरिक नेचर शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसका जो ट्रेंड है आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का इन पीरियोडिक टेबल, जो आपके एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूव करूं पीरियोडिक टेबल में। तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी अगर मैं डिक्रीज करता है जब मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूँ इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है सर। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि बेसिक जो आपका कैरेक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। यानी कि अगर मैं, यानी कि आपका वाइसे वर्सा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरा, लेकिन अगर मैं ये याद कर लूँ ये दो, तो ये तो आपके ऑटोमेटिकली याद इसके जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट थ्योरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि ये नोट्स अगर मैं भेज दूं आपके, तो आप कमेंट करेंगे नोट्स में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दूंगा इस नोट्स का। आप इससे लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू आज के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, तो हमारे एडुनेस्ट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट और भी लाने वाला हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन भी आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मैं 30 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा हर एक चैप्टर के, और मैं वो आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।